Hello friends, this is Sonu in front of you, and today we are going to talk about electricity part 3. Combination of resistances. It is necessary to combine two or more resistances to get required current. आपको क्या करना होता है, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंसेस को हम लोग कंबाइन करते हैं जिससे कि हमको एक रिक्वायर्ड जो करंट होता है वो हमको जो चाहिए वो हमको मिल सके. द रेसिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज. रेसिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है. एक होता है आपका सीरीज में कर सकते हैं और दूसरा पैरेलल में कर सकते हैं. इफ़ वी हैव टू इंक्रीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, अगर हमको एक वायर है, इस वायर के अंदर में हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है. ठीक है. रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आपका सर्किट में 220 वोल्ट का करंट जा रहा है. ठीक है. लेकिन हमको चाहिए कितना, 100 वोल्ट का करंट. ठीक है. अगर हमको 220 मिल रहा है, हमको चाहिए 100 वोल्ट का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे रेसिस्टेंसेस को लगाना पड़ेगा. ठीक है. इस टाइप से बहुत सारे रेसिस्टेंसेस को लगाएंगे. ठीक है. स्पेसिफिक आपका यूनिट वाला. और जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जब हमको 100 वोल्ट का मिलेगा तो फिर हम उसको स्टॉप कर देंगे लगाना. ठीक है. तो इस टाइप से अगर हम सीरीज में लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और मेरा जितना वोल्ट डिजायर्ड, जो वोल्ट जितना चाहिए था उतना हमको मिल जाएगा. उसके बाद जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में हमको क्या करना होता है, रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना होता है. जब हमको रेसिस्टेंस नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हमको कोई ऑब्स्टेकल जैसे करंट का ना हो, करंट का बर्बादी ना हो, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन कर देंगे. ठीक है. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. उसके बाद रेसिस्टेंसेस इन सीरीज. अभी सीरीज में रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन of resistances in series, the combined resistances of any number of resistance connected in series is equal to the sum of the individual resistances. ठीक है. जैसे मान लेते हैं कि आपका रेसिस्टेंस कितना लिए, एक दो तीन यहाँ पे लिया गया है. आप ऐसे 4 5 6 10 20 50 100 रेसिस्टेंस तक भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं. लेकिन टोटल का जितना का जो सम होगा ना, सब सम इसके इस आर के बराबर होगा. ठीक है. तो ये था आपका सीरीज का मतलब. ठीक है. when a number of resistances are connected in series, then the same current flow through the whole circuit. जब आपका रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं ना, R1 R2 R3 सबको कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो आपका सेम करंट फ्लो कर रहा है होल सर्किट में. ठीक है. नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द टू रेसिस्टेंसेस इन सीरीज. अगर हम लोग दो रेसिस्टेंस को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो कैसे वैल्यू आया मेरा आर का, जैसे हम दिखाया ना अभी, दो को सम करके आपका आर वैल्यू आया था. ठीक है. रेसिस्टेंस, तो उसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. यार R1 एंड R2 आर द टू रेसिस्टर्स. यहाँ पे R1 और R2 दो रेसिस्टर्स लिया गया है. ठीक है. इसमें दो सब में पूरा ओवरऑल सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. इसका क्या हो गया, उसके बाद वोल्टेज दिया गया है V1 और V2 का. जैसे इसके लिए वोल्टेज कितना मिला हुआ है, V1, इसको मिला हुआ है V2. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, टोटल अगर V1 V2 को करते हैं तो दोनों जोड़ के मेरा कितना आया, V. ठीक है. V1 प्लस V2 इज इक्वल टू मेरा कितना आया, V. तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है. और हमको ओम्स लॉ से ये पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर. ठीक है. अब जब हमको पता है V इक्वल टू आई आर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितना भी रेसिस्टेंस होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, V निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आपका पहला वाला R1 के लिए क्या हो गया, आई आर वन, और दूसरा वाला R2 के लिए हो गया आपका आई आर टू. दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा निकल गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 का, 3 का और 4 का, उसको हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे 1 में. ठीक है. तो अब मेरा क्या है, V इक्वल टू आई आर. ठीक है.
तो आपका भी के जगह पे हम आई आर लिख दिए हैं इसको। उसके बाद क्या है, बी इक्वल टू आई आर वन, ठीक है। तो हम आई आर वन लिख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट वाला में क्या हो गया, आई आर टू लिख दिए। तो मेरा जिस हिसाब से जैसा जो जो था हम उसको लिख दिए। लिखने के बाद मेरा क्या होता है कि यहाँ पर दोनों साइड में क्या हो गया, आर आर को हम क्या करते हैं, सम कर दिए, आई कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिए। और उसके बाद यहाँ का आई इस साइड का और इस साइड का आई में कट गया, मेरे पास सिर्फ बच गया आर इक्वल टू R1 + R2। तो इस टाइप से हम लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर दो आपका रेसिस्टेंस जो आपका सीरीज में लगा होता है तो हम उसको इसी टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल, जो आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस का, तो पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए क्या बोलता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस of the number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistance। टोटल जो आपका रेसिस्टेंस है ना, उसका रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर क्या किया गया है, रेसिस्टेंस वन बाई आर वन हो गया, यहाँ पे 1/R2 है, यहाँ पे 1/R3 है। ये तीन रेसिस्टेंस है, ठीक है। तीनों रेसिप्रोकल में है और तीनों के रेसिप्रोकल का जो सम आएगा वो इस 1/R के बराबर का होगा। अब यहाँ पे तीन लिखे हैं, यहाँ पर हम चार लिख सकते हैं, पांच लिख सकते हैं, इस टाइप से कितना भी रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए पैरेलल में, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस आपका V क्या है, सब जगह सेम है, ठीक है। पिछला वाला जो हम लोग सीरीज कनेक्शन देखे थे, उसमें क्या था, आपका करंट सेम था, ठीक है। उसमें क्या था, करंट सेम था सीरीज में, सीरीज में आपका करंट सेम था। लेकिन जो आपका इसमें पैरेलल वाला आता है, पैरेलल में क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। when the resistances are connected in parallel, then the current flowing through the conductor depend on the value of the resistance। जितना जैसा जैसा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा उसके हिसाब से यहाँ पर करंट होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आया डेरिवेशन ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। अगर दो रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में रखें, देख सकते हैं आपका दोनों पैरेलल में है, ठीक है। दोनों पैरेलल में है, इसका एक का आपका रेसिस्टेंस हो गया R1, इसका हो गया R2। इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे बताया ना, पैरेलल में आपका V सब पूरा सर्किट में एक ही होता है, चेंज नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे V चेंज नहीं हुआ है, टोटल आपका V रह गया है। यहाँ पर क्या है, टोटल अगर हम करंट देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, I = I1 + I2, टोटल करंट मेरा निकल गया, ठीक है। और हमको ओम्स लॉ से ये पता है कि करंट I = क्या होता है, V/R। तो हम क्या करें, V/R को इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है। अब हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है पूरा सर्किट में, ठीक है। तो क्या हो गया, I1 = V/R1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ही रह जाएगा क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा सर्किट में सेम है तो भी हो गया। I2 के लिए भी आपका V ही हो गया क्योंकि आपका सेम है। उसके बाद फिर नीचे हो गया R2, ठीक है। अब जब इतना वैल्यू आता है तो हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 3 4 को इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, इसको इसको और इसको, तीनों को 1 पे पुट कर देंगे। अब जहाँ I है वहाँ पे हम क्या करेंगे, V/R लिखेंगे। जहाँ I1 है वहाँ पे V/R1 लिखेंगे, और जहाँ I2 है वहाँ पर V/R2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वैसा ही लिख दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे भी कॉमन था तो कॉमन निकाल दिए भी को। उसके बाद इसका भी और इसका भी ये कट गया, कटने के बाद मेरा बच गया 1/R, और यहाँ पे R1 1/R1 + 1/R2। इस टाइप से क्या हो गया मेरा
जो डेरिवेशन था रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने का, दो रेसिस्टेंसेस के बीच में, दो रेसिस्टेंसेस जो पैरेलल में थे उसके बीच का जो निकालना था हमको रिजल्टेंट, तो मेरा ये यहाँ पे निकल गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घर में हम लोग का जो सर्किट होता है वो कैसे कनेक्शन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये एक्चुअली में क्या हुआ रहता है कि इसमें पैरेलल में, वो किस में किया हुआ रहता है, पैरेलल में। और पैरेलल में नहीं करने का कारण क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला सीरीज का देख लेते हैं कि उसमें क्या डिसएडवांटेज है जिसके कारण हमको पैरेलल में करना पड़ा। तो ये क्या है, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, आपका सीरीज कनेक्शन में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे तो सभी अप्लायंसेस क्या करेंगे, उसके बाद वाले जितने भी अप्लायंसेस होंगे सब काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्शन होता है। अगर आपका एक जगह का आपका कहीं फॉल्ट होता है या कोई एक, मान लीजिए 100 बल्ब लगाया हुआ है तो उसमें आपका एक बल्ब में फॉल्ट आता है, इसका मतलब पूरा सर्किट ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो मतलब आपका पूरा लाइट ही बंद हो जाएगा। इन सीरीज सर्किट ऑल द appliances हैव ओनली वन स्विच। ठीक है, अगर मेरा सीरीज सर्किट में कनेक्शन करते हैं घर का तो क्या होगा, हमको एक ही स्विच से पूरा घर को ऑपरेट करना होगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल यूज करना पड़ेगा। इन सीरीज सर्किट ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। सीरीज सर्किट में अगर सबसे पहले जो आता है बल्ब उसमें आपका लाइट ज़्यादा रहेगा, और जब आपका जो 100th वाला बल्ब होगा उसमें क्या होगा, आपका लाइट काफ़ी कम होगा। तो इसके कारण हम सीरीज का यूज़ नहीं करते हैं। इन सीरीज कनेक्शन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ the circuit increases due to which the last appliances get a very low power supply। जैसा कि अभी बताया कि आपका सीरीज कनेक्शन में जो रहेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण लास्ट वाला बल्ब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम पहुंचेगा और जिसके कारण वहाँ का वोल्टेज भी काफ़ी कम मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में जो हम लोग पैरेलल सर्किट यूज़ करेंगे इसका क्या फ़ायदा है। इन पैरेलल सर्किट इफ़ वन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस स्टॉप वर्किंग, अगर पैरेलल सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आपका काम करना बंद कर दे तो बाकी वाला काम करना बंद नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक रूम में आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा रूम में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और वो जलता ही रहेगा। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच, हर मतलब पैरेलल सर्किट में जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होगा सबका अपना अपना स्विच होगा। and the in parallel circuit each electrical appliance get the same voltage, हर एक appliances को same voltage मिलेगा। in parallel connection the overall resistance of circuit reduced due to which the current from the power supply is high। जैसे पैरेलल कनेक्शन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण आपका वायर में हीटिंग वाला प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और आपका वायर जलेगा भी नहीं, पावर सप्लाई भी आपका ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, और हर एक जो बल्ब रहेगा, मान लेते हैं फर्स्ट वाला बल्ब हो गया और यहाँ पे 100th वाला जो बल्ब है सबको इक्वल अमाउंट में एनर्जी मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, आपका जैसे हम लोग पढ़े थे ना, वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन, कितना काम हुआ कितना टाइम में, यही हो गया उसका इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जैसे देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क होता है वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, और टाइम का क्या है यहाँ पे, टी मतलब सेकंड, सॉरी यहाँ सेकंड नहीं लिखे, यहाँ टाइम का क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, इसके लिए जूल है,
इसके लिए सेकंड है। ठीक है, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है, वॉट होता है। तो एक वॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। ठीक है, और अगर बड़ा यूनिट में लेने जाएं तो बिगर यूनिट में अगर इसको वाट के जगह पे हम किलो वाट करते हैं, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू W/T। P मतलब पावर हो गया, W मतलब वर्क डन, और T मतलब टाइम हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन तो यहाँ पे W है बाय द करंट I। जैसे मान लेते हैं करंट हो गया I, वर्क डन हो गया W। तो उसमें कितना टाइम तक जला आपका, T टाइम तक। तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो इसके जगह पे हमको क्या पता है, चलिए देख लेते हैं। इसमें वर्क डन इक्वल टू क्या है मेरा, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब जब वर्क डन इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, पावर। पावर और वर्क डन दोनों सेम था। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी कट जाएगा और आपका V इंटू आई निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिट ऑफ W इक्वल टू V/A। सॉरी, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म ऑफ I and R। इलेक्ट्रिक पावर आपका I और R के रिलेशन में क्या है, वी नो दैट। जैसे मान लेते हैं कि P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, जैसे हम पहले वाला इक्वेशन में देखे, P इक्वल टू V इंटू आई। और ओम्स लॉ से हमको क्या पता चला, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, भी के जगह पे हम क्या किए, आई आर लिखे। भी के जगह पे हम आई आर लिखे तो क्या हो गया, आई आर और आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर और आर। आई आई हो गया, क्या हो गया, आई स्क्वायर, और ये हो गया आर। यहाँ पे आई क्या है, करंट, आर क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म ऑफ वी एंड आर। वी और आर के रिलेशन में कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा P इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ पर भी पता था हमको P इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ भी हमको पता है कि V इंटू आई, पहला वाला हम निकाल के देख लिया, पावर इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ से क्या पता था हमको, V इक्वल टू आई आर पता था। तो हमको रिलेशन किसका किसका देखना है, वोल्टेज का देखना है, V का, और यहाँ पे R का देखना है। तो यहाँ पे I हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम I को उधर शिफ्ट करा देंगे और R का वैल्यू निकालेंगे। तो हम R का जब वैल्यू निकाले तो क्या हो गया मेरा, V/I। ठीक है, तो इसको मान लिया इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन 2 को इसमें 1 पे पुट कर देंगे। अब जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू वी ऊपर में हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा R। अब क्या हो गया, V इंटू वी क्या हो गया, V स्क्वायर, और डिवाइड में हो गया R। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए। आपका इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। आपका इलेक्ट्रिक करंट कितना काम किया कितना देर में, वही क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमको क्या पता चलता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। मतलब कि जितना काम होगा उतना ही आपका बिजली का यूज होगा। तो हम दोनों बराबर है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो मेरा क्या निकल गया, पहले से हमको पता था कि पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम टेकन। हमको वर्क डन बाय टाइम टेकन पता था, इससे पहले हमको क्या पता था, वर्क डन बाय टाइम टेकन पता था। लेकिन हम वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों सेम है, हम ये दोनों को सेम दिखा दिए।
तो हम क्या करेंगे, वर्क डन के जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन को ले लेंगे। और तो हम लेने के बाद मेरा क्या निकलता है, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब निकालना है तो टाइम को उधर शिफ्ट कर देंगे, और जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पावर इंटू टाइम एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस डिपेंड ऑन टू फैक्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी कंज्यूम हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आपका जो यूज़ कर रहा है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पावर रेटिंग ऑफ द एप्लायंसेस, उसका पावर कंज्यूम करने का कैपेसिटी कितना का है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, टाइम कितना देर तक वो यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, किलो वाट आवर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, आपका जूल में होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल से नापा जाता है, उसका यूनिट है। तो मेरा क्या हो गया, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन एप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। अगर हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी किसी 1 जूल का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किसको बोलेंगे, जब मेरा क्या हो गया, 1 वाट का पावर यूज हुआ 1 सेकेंड में, तो हम उसको क्या बोले कि 1 जूल मेरा एनर्जी यूज हो गया। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 1 जूल के जगह पे हम क्या क्या 1 किलो वाट आवर का वैल्यू लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब मेरा व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग द पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट अगर यूज करेगा 1 घंटा में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। इसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं 1 किलोवाट आवर हमारे घर में। ठीक है। अगर हमको बिल निकालना होता है तो हमको क्या क्या पता है कि हमको कितना निकला, 5 किलोवाट आवर, 5 किलोवाट आवर निकला। अगर मेरा 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना है, 3 रुपये है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 रुपये हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर का बिल भी निकाल सकते हैं, कितना बिल हुआ, बिल का डिफरेंस देख लीजिएगा। आपका जब से मतलब लास्ट मंथ का बिल जहाँ दिए हैं जितना यूनिट में, उसके बाद जो अभी करंट यूनिट है, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा किलोवाट आवर में। और दोनों का डिफरेंस को निकालने के बाद दोनों का जो भी डिफरेंस निकलेगा उसको आप क्या कीजिएगा, जितना रुपया लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका जितना पैसा लगेगा वो पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वेरी हाई रेसिस्टेंस वायर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को बहुत हाई रेसिस्टेंस वायर से पास कराते हैं तो वो क्या होता है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाने के कारण वो क्या करता है, हीट निकलने लगता है, उसमें से हीट इवॉल्व होने लगता है। तो जो हीट इवॉल्व होता है तो हम इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। when an electric charge q moves against the potential difference v, मान लेते हैं एक हो गया पॉइंट ए बी। ठीक है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। आपका क्यू चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव करने में कितना हो रहा है, डब्लू वर्क डन हो रहा है। ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू भी होता है। ठीक है। तो आपका डेफिनेशन से हमको ये भी पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, कितना चार्ज पास किया कितना टाइम में, यही होता है मेरा करंट। तो हम इसको मान लेते हैं, इस पहला वाला डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी हो गया मेरा इक्वेशन 1। और हम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज का बात हो रहा है, तो हम क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी कर देंगे। ठीक है। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी किए तो इसमें इसको मान लिए हम इक्वेशन 2। और ओम्स लॉ से हमको ये पता है कि वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है। तो इसके बाद जब हम इसका वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को 1 में। ठीक है। तो क्यू के जगह पे, जब हम यहाँ पे क्यू के जगह पे आई और टी लिख देते हैं। ठीक है। आई और टी लिख दिया क्यू के जगह पे, यहाँ पे डब्लू तो है ही। उसके बाद क्या है मेरा, v इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा।
आई इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू मेरा वैल्यू निकला, यहाँ पे एक आई है, यहाँ पे एक आई है, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आर था, आर हो गया, और टी था तो टी हो गया। इस टाइप से मेरा वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये था मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, वो सब देखेंगे। ठीक है। If you're enjoying my video, then be with me and do me a favor, please like it for my motivation and share it with your friends and subscribe. Thank you.